नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 14 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी 2021 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं सारी चीज़ें आखिरी वक्त में संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060889 पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं इसमें टेलीग्राम हो गया, ओनली करंट अफेयर लिखिए, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज लिखिए और सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे जाके या फिर इंस्टाग्राम पे जाके तो ये आपको चैनल फ्री में मिल जाएंगे और इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के और एग्ज़ाम्स के और साथ ही साथ जो पेड PDF हमारी होती हैं उनकी भी पिक्स फ्री में मुहैया कराई जाती है। ठीक, हमारे जो आज के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में या फिर जो आपकी मेंस की परीक्षा उसमें आ सकते हैं, वो ये वाले हैं। सुब्रमण्यम भारतीयार, ठीक, सुब्रमण्यम भारतीयार से संबंधित जो है न्यूज़ है, क्या था देखेंगे। 128वीं जो है सालगिरह वर्षगांठ है आपकी हिस्टोरिक शिकागो एड्रेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, मतलब पर्सन थे ये। इनके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस बार, ठीक है। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो एंटी ड्रग यानी कि नशा विरोधी जो पहल चलाई हैं वो कौन कौन सी हैं और अभी फिर से कैसे चलाई जा रही है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ देखेंगे। और चंद्रयान 2 की फाइंडिंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और इसके अलावा छठा भी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जो इसको अभी गुप्त रखा गया है, ठीक, आपको आगे बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, आज जो हमारा इम्पॉर्टेंट डे है वो है 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 2021 या जो भी जिस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक, इतने ध्यान रखिएगा। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सुब्रमण्यम भारतीयार, ठीक। अब अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का और वाइस प्रेसिडेंट को उसकी सैलरी राज्यसभा का चेयरमैन होने की वजह से मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती है। फॉर मतलब इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कभी कहा पूछ ले, एक्सेप्शन पूछता है पॉलिटी में, एक्सेप्शन जो होते हैं अपवाद उनको पूछता है, यूनिकनेस पूछता है, तो ये वाला पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए, इन्होंने अभी अपना सुब्रमण्यम भारती जी जो थे उनकी मृत्यु की शताब्दी थी और उस पर उनको याद किया। ये पोएट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। देखिए कितनी खतरनाक इनकी फ़ोटो यहाँ पर है और बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली थे ये। इनका जन्म जो हुआ था 11 दिसंबर 1882 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु बड़ी जो है इनकी अलग तरीके से हुई थी, वो भी एक मतलब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ठीक। अच्छा, वो तो मैं बताऊंगा मृत्यु है। अच्छा, ये बताइए कि मुगल मतलब जो मिडिवल इंडिया था, ठीक, मध्यकाल वाला भारतीय इतिहास जो था, उसमें एक शासक ऐसा था जो लाइब्रेरी से जो है उतर रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका क्या नाम है, कमेंट करके बताइए, ठीक। तो सुब्रमण्यम भारती जी जो थे ये एक तो तमिल राइटर थे, ठीक, तमिल लैंग्वेज में ये कविता लिखते थे, पत्रकार थे, भारतीय स्वतंत्रता के लिए भी लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक भी थे और पॉलीग्लॉट थे। पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषाविद, मतलब कई सारे लैंग्वेज बोल लेते थे। उनका अलग जो नाम था वो था महाकवि भारती भी इनको बोला था, ग्रेट पोएट भारती भी बोला जाता था। और जो मॉडर्न आधुनिक जो तमिल कविता थी उसके ये काफ़ी अग्रणी थे, ठीक, पायनियर थे। और इनको जो है ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स में माना जाता है, जो बड़े बड़े हैं उनमें से एक माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे जो है काम किए हैं, बहुत सारी जो है ज्वलंत जो है सॉन्ग्स लिखे हैं जिससे कि पेट्रियाटिज़म, देशभक्ति जो है बहुत ज़्यादा भारतीयों में जो है जागृत हुई ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। दिस इज़ वेरी बिग थिंग।
कविता देखिए बहुत ही आपके अंदर जुनून भर सकती है। जब कभी आप मतलब निराश भी हो तो आप जैसे कुछ भी इस तरीके की कविताएं अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर बिल्कुल एक ऊर्जा आ जाती है। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और स्वदेशी मूवमेंट के बाद में ये सारी चीज़ें, कल्चरल एस्पेक्ट भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जोड़ दिए गए थे ज़्यादा व्यापक रूप से। और इन्होंने जो है और भी काफ़ी चीज़ों के लिए जो है काम किया था, लड़ाई लड़ी थी, जैसे कि इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, ठीक, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में सुधार करना, ब्राह्मणिज्म और रिलीजन, धर्मों में जो सुधार होना उसके लिए भी काम किया था, उनके लिए भी। और साथ ही साथ जो दलित थे, मुस्लिम थे, उनकी एकजुटता में भी काम किया था। इनका जन्म तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1882 में। इन्होंने अपनी जो शुरुआती एजुकेशन शिक्षा ली थी वो तिरुनेलवेली में ली थी, फिर वाराणसी में पढ़ने चले गए थे। इन्होंने जर्नलिस्ट, पत्रकार की तरह काम किया कई सारे न्यूज़पेपर्स में, जिसमें से द हिंदू, जो आज IAS में के लिए ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, बाल भारत, विजया, चिक चक्रवर्थिनी और स्वदेश मित्रण, ठीक, एंड इंडिया, उन सब में इन्होंने काम किया था। 1908 में इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट आया। भाई ब्रिटिशर्स, आपको पता ही है, कोई भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत लिखता था राष्ट्रीयता की बातें, तो तुरंत वो जो है आपका जो है अरेस्ट वारंट भेज देता था। 1908 में ही एक और व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जो कि हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बहुत बड़े एक लीडर थे। उनका नाम बताइए। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और इसके बाद जो है ये पौंडीचेरी चले गए थे और 1918 तक वही रहे। 1920 में बाहर तो आ गए, लेकिन जेल का बड़ा इनके ऊपर असर पड़ा और उसकी वजह से जो है काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ा। ठीक, अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई बड़ी अजीब या कह सकते हैं बड़ा अलग तरीके से हुई। एक हाथी था, या लावण्या नाम का है, हथनी भी हो सकती है ये, तो ये जो है पार्थसारथी टेम्पल जो है आपका त्रिपली कैन चेन्नई में, ठीक, पार्थसारथी टेम्पल जो है ट्रिपली, वहाँ पे ये रोज़ जाके उस हथनी को या फिर हाथी को खाना खिलाते थे। ठीक, रोज़ खिलाते थे। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, इनके मन में आया या फिर हाथी का क्या मन में आया, इन्होंने हाथी लावण्या को, जो है हथनी भी हो सकती है ये, तो कोकोनट जो है नारियल दिया। और नारियल देने के बाद जब भैया भड़क गई वो, और उसने जो है इनको जो है मार दिया। ठीक, धक्का मार दिया, पता नहीं जो हल्का टच भी कर दिया हो, तो भाई हाथी होता है। तो उसकी वजह से इनके वहाँ तो बच गए, लेकिन फिर इनकी तबीयत बिगड़ती गई और अंततः जो है इनकी 12 सितंबर 1921 में इनका देहांत हो गया। ठीक, देहावसान हो गया। और इसके बाद इनकी कुछ लिटरेरी वर्क जो है, पोइट्री बहुत ज़्यादा इनकी प्रगतिशील थी, सुधारवादी थी, और ये तमिल पोइट्री में काफ़ी अग्रणी थे। बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, पहलुओं पर उन्होंने लिखा था। इनकी जो पोइट्री होती थी वो सांस्कृतिक भी थी, शास्त्रीय भी थी और कंटेम्प्रेरी भी थी। मतलब जो आज के टाइम पे अभी चल रहा है उसको भी जोड़ते हुए, शास्त्रीय जो चीज़ें उनको भी जोड़ते हुए लिखते थे ये। ठीक है, जैसे इंटरलिंकिंग वाली मैं बात करता हूँ ना, वैसे ही कुछ ये भी करते थे। और जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपका, इन्होंने कई सारे हज़ारों वर्सेस छंद इन्होंने लिखे हुए थे डिफरेंट विभिन्न टॉपिक्स पे, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता के लिए हो, और लव के जो है सॉन्ग्स तो भैया हर पोएट लिखता है। ठीक, कुछ बताते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। चिल्ड्रंस के सॉन्ग भी लिखे हैं, प्रकृति के लिए भी इन्होंने लिखा है, तमिल लैंग्वेज में भी लिखा है इन्होंने। और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे तिलक जी, आपके बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी और लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय, इनके लिए भी था। इन्होंने न्यू रशिया और बेल्जियम के लिए भी कविता लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये मतलब काफ़ी विभिन्न टॉपिकों पे लिखते थे। ठीक, और इनकी पोइट्री जो है ये हिंदू डाइटीज़ के लिए भी थी, भगवान के लिए भी थी, जैसे कि शक्ति, काली, विनयगर, और आपका जो है विनयागर हो गया, और मुरुगन हो गया, सिवान, कनन, कृष्णन हो गया, कृष्णा जी हो गए। और इसके अलावा जो अल्लाह के लिए भी थी और जीसस के लिए भी थी। काफ़ी सेकुलर भी ये अप्रोच इनका दिखलाता है। देखिए, पर्सनालिटी वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन भी, तो ये वाला पर्सनालिटी बेस्ड भी था और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर बेस्ड भी था, तो इसलिए इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा बताने की ज़रूरत थी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। आज तो मतलब मज़े आ गए यार, एक तो अभी ऊपर पढ़ा है इतना बढ़िया अपना जो है भारती जी के संबंध में, और अब जो है स्वामी विवेकानंद, गजब यार। मतलब मेरा पर्सनली इनके तरफ जो है बहुत ज़्यादा झुकाव है, बहुत ज़्यादा। ये एक प्रतिभाशाली, इन्फ्लुएंशियल और जो है प्रभावशाली व्यक्ति थे, और मैं तो कहता हूँ आज भी जो है हमारे साथ में। इनकी 128वीं एनिवर्सरी मतलब सालगिरह थी और जन्मदिन था इनका। इन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने शुरुआत किया था माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका करके,
और 2 मिनट तक जो है स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े रहे और ताली बजाते रहे। और ये स्पीच दी थी उन्होंने शिकागो में, ठीक है, शिकागो में दी थी। और जो है उसकी, अच्छा इनकी सालगिरह नहीं है, सॉरी, इनका जो जन्मदिन जो होता है भैया वो तो एक अलग दिन बनाया जाता है, वो भी पूछूंगा मैं आपसे, क्वेश्चन है। एक्चुअली जिस दिन इन्होंने स्पीच दी थी वो दिन था सितंबर 11, 1893, ठीक, सितंबर 11, 1893, उसका 128वां जो है एनिवर्सरी है, ठीक। इसको देख लीजिएगा, फिर से कंफर्म कर रहा हूँ। और जो कौन सी जगह थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है ना, संसद, दुनिया के जो है धर्मों की संसद जो थी, वहाँ पे इन्होंने रिलीजन के संबंधित जो है यहाँ पे दी थी। तो इससे हुआ क्या था कि हिंदुज़म को ये इंटरनेशनलिज्म पे, मतलब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता प्रदान करी। हिंदुज़म को जो है फिर से इन्होंने मेन स्ट्रीम लेके आए। और ये सब कब हो रहा है, जब ब्रिटिश थे हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो है ये भी बताया दुनिया को कि वेदांता, जो हमारे उपनिषद और उसके वो होते हैं, वेदांता की फ़िलॉसफी क्या है। इन्होंने कई सारी चीज़, वेदांता और योगा, बहुत अच्छी इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं और इसको जो है दुनिया में इसका प्रचार विसार भी किया, ठीक है ना। और जो है इसके दर्शन क्या होता है, मतलब आपके फ़िलॉसफी क्या है, ये सारी चीज़ें भी, इसका भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया पूरी दुनिया में, ठीक। तो वो वाली स्पीच का जो है आज 11 तारीख को जो है 1893 में जो दी थी, उसका 128वां जो है एनिवर्सरी थी, ठीक। वही सारी चीज़ें बताइए। इंडियन कल्चर हो गया, हिंदुज़म हो गया, उसको पूरी दुनिया में उन्होंने बढ़ाया। और यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो था, वहाँ पे वेदांता की फ़िलॉसफी को भी बढ़ाया, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। 12 जनवरी को इनका जो है बर्थ होता है, 12 जनवरी को होता है, 1863 में हुआ था और बंगाली फैमिली में हुआ था। और मकर संक्रांति वाले दिन ये हुए थे। ट्रेडिशनल फैमिली थे। इनके फादर का नाम विश्वनाथ दत्त था, असली नाम इनका नरेंद्र दत्ता था, ठीक है। और ये इनके फादर अटर्नी थे, एक वकील थे आपके कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये जो है ही वॉज अ चीफ, जो एक इंडियन मिस्टिक थे रामकृष्ण, उनके ये जो है चीफ डिसाइपल थे, मतलब एक तरह के स्टूडेंट थे। और उन्हीं से जो है इन्फ्लुएंस वेस्टर्न एसोटेरिज्म से होता है, जैसे कि क्या जिसको कहते हैं पश्चिमी गूढ़तावाद, उससे इन्फ्लुएंस होते हुए इन्होंने इंडियन दर्शन, जो जैसे वेदांता के हो गए, योगा के हो गए, उसको भी वेस्टर्न वर्ल्ड में बताया कि क्या है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे पीछे हैं, आपसे ज़्यादा जो है मॉडर्न है। और आप मतलब हमारा भी क्या मतलब कल्चर है, ये सब चीज़ इन्होंने जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है लाने का बड़ा काम किया। और मेजर फोर्स थे कंटेम्प्रेरी हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए उस समय, हिंदू जो सुधारवादी जो आंदोलन हुए उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनका एक इन्फ्लुएंस था उन सभी पर। राष्ट्रीयता का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें भी जो है विवेकानंद जी का काफ़ी बड़ा हाथ था। इन्होंने स्थापित किया, आपका स्थापना करी रामकृष्ण मठ, और जो कि बेल्लूर में पहले चालू हुआ था, और रामकृष्ण मिशन का। राजयोगा, ज्ञान योगा और कर्म योगा की बुक्स भी इन्होंने लिखी, समझ रहे हो बात। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने इनको ये बोलते थे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। विवेकानंद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे, आधुनिक भारत का निर्माता। ये क्वेश्चन ऐसे सीधे पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। 1893 में जो है विवेकानंद का नाम इन्होंने अपना रखा, जब महाराजा अजीत सिंह जो खेतरी स्टेट के थे, उन्होंने इनसे कहा तो उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। 1899 में इन्होंने बेल्लूर मठ में अपना परमानेंट जो है वहाँ पे निवास बना लिया। और विवेकानंद जी ने काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक और जो है पर्सनल लेक्चर दिए, क्लासेस ली, हिंदू फिलॉसफी को बढ़ाया, ठीक। कहाँ कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, यूरोप। बात कब की हो रही है, आज से 120-30 साल पहले की बात हो रही है ये। तब इन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, यूरोप और इंडिया में जो हर जगह जो हिंदू फिलॉसफी, भारतीय जो हिंदू दर्शन, उसको फैलाया। और ये काफ़ी ज़्यादा पेट्रियाटिक सेंट इनको बोला जाता है, ठीक है ना, देशभक्त संत बोला जाता है। उनका बर्थडे जो होता है उसी दिन 12 जनवरी को क्या होता है, नेशनल यूथ डे होता है। विवेकानंद जी के कोट्स जरूर पढ़ें, एस्से में जहाँ भी ज़रूरत मतलब मौका मिले वहाँ यूज़ करें, एथिक्स में जहाँ मौका मिले वहाँ यूज़ करें, और ख़ुद भी अपनी ड्रेस में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उसको रखें। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मतलब ये कहते हैं कि इनके कोट्स पढ़ना आप, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। इतनी ऊर्जा से आप भर जाओगे कि आपका मन करेगा बस कि जो चाहिए करना है, मतलब पॉजिटिव काम वो करके ही रहना है, ठीक। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए ये जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं लाया गया। पहली बात तो ये है कि ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक, वैधानिक आयोग है, जिसको एक्ट 1993 में लाया गया था संसद के द्वारा, उसके द्वारा बनाया गया।
संदर्भ अभी क्या है कि सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है इसके चेयरमैन बन गए हैं। अब एक एक फैक्ट बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, इन्होंने जो है इनकी प्रेजेंस में चेयरमैन बने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए 92 में जो है एक्ट लाया गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, उसके अंतर्गत ये अलग आयोग बना। 6 रिलीजियस कम्युनिटीज, ध्यान रखना रिलीजियस, 6 धार्मिक, हालांकि ये माइनॉरिटीज जो है आपका धार्मिक ही होंगी ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 6 धार्मिक समुदाय ऐसे हैं जिनको पूरे भारतवर्ष में अल्पसंख्यक माना जाता है। मेरी एक ये पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। 6 धार्मिक समुदाय ऐसे हैं जिनको पूरे भारत की टेरिटरी में अल्पसंख्यक माना जाता है और उसके बारे में गजट में निकाला गया है अधिसूचना के द्वारा। वो हैं ये वाले मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। जैन बाद में जुड़े हैं, जब 92 में आया था एक्ट तब जैन नहीं थे, जैन आपके 2014 में जोड़े गए हैं, ठीक, ये चीज़ है। इसके अलावा जो है देखिए इसमें 7 मेंबर सदस्य होते हैं आयोग में, 1 चेयरपर्सन होता है, 1 वाइस चेयरपर्सन होता है और 5 और जो है सदस्य होते हैं। सारे ही जो मेंबर होते हैं उनको जो है अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य है, मस्ट लिखा हुआ है, ठीक। और जो है वो माइनॉरिटी कमिटीज जो है उसका सूचीबद्ध माइनॉरिटीज होनी चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ जो भी ये पर्सन मेंबर बन रहे हैं वो प्रतिष्ठित होने चाहिए, एमिनेंट होने चाहिए पर्सन, एबिलिटी इनके अंदर होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होने चाहिए, इंटेग्रिटी वाले होने चाहिए, ठीक। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए। जितने भी मेंबर हैं सबका जो टर्म है, ऑफिस ऑफ पीरियड है, वो 3 साल है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात हो रही है। फंक्शन समझ लीजिए, ये फंक्शन ज़्यादातर आयोग के सेम होते हैं, तो आप अगर आप यहाँ पे ढंग से पढ़ ले रहे हो मेरे साथ, तो बस आपको जो है एसटी के लिए आए तो एसटी लगा देना, एससी के लिए आए तो एससी लगा देना, ठीक। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है तो क्या है कि ये मूल्यांकन करना है कि कैसा विकास हो रहा है अल्पसंख्यकों का यूनियन और स्टेट में। पहली चीज विकास, डेवलपमेंट। दूसरी चीज क्या है, ये निगरानी करना कि जो सुरक्षा वाले सेफगार्ड दे रखे हैं संविधान में या फिर किसी लॉ जो पार्लियामेंट और स्टेट के विधानसभा या फिर विधायिका ने बनाए हैं, वो सेफगार्ड जो है उनकी निगरानी करना कि पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक। सिफारिश करना कि प्रभावशाली तरीके से जो सेफगार्ड है वो, अब निगरानी करोगे तो देखोगे भैया नहीं हो रहा है कि हो रहा है, तो अगर नहीं हो रहा तो सिफारिश करोगे। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि प्रभावशाली तरीके से किस तरीके से कार्यान्वित किए जाए ये वाले सेफगार्ड्स माइनॉरिटीज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में, ठीक। इसके अलावा स्पेसिफिक कंप्लेंट भी, अगर किसी के अधिकार पूरे नहीं हो रहे हैं, निर्दिष्ट तरीके कोई शिकायत कर रहा है कि किसी के जो है अधिकार नहीं पूरे हो रहे हैं किसी अल्पसंख्यक समुदाय के, और किस तरीके से सेफगार्ड करना है आपका माइनॉरिटीज़ को, इन सब के लिए भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को जो है मैटर तक ले जाने का काम भी आयोग जो है अल्पसंख्यक आयोग का है, ठीक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का है। साथ ही साथ कई सारी जो है यहाँ पर स्टडीज़ ये लोग कराते हैं जिसके जरिए अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव हो रहा है तो उसको समझना, प्रॉब्लम को समझना और फिर उसको जो है उसके निवारण के लिए उस प्रॉब्लम को भी मेजर्स लेना, ये भी काम जो है आयोग का है। साथ ही साथ रिसर्च और एनालिसिस भी करना कि किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास होना चाहिए माइनॉरिटीज़ का। साथ ही साथ एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, ठीक, समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय उनके लिए, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, कि वो कैसे मेजर्स लिए जाएं कि भैया पूरे हों, अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित रहे, अपना जो है कल्चर प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ हमेशा पीरियोडिकली, मतलब टाइम पर कुछ स्पेशल रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, जो कि माइनॉरिटी से संबंधित है, वो देना चाहिए ताकि उनको जो है माइनॉरिटीज़ को किसी तरीके की भी कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक। ये चीज़ में आ गई। अब देखो ये वाली अगर आपने पढ़ ली है तो इसके अगर एससी से संबंधित पूछे कभी एसटी से, तो इसी में खाली माइनॉरिटीज़ की जगह आप एसटी जोड़ देना आराम से, कोई इसमें और ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक। तो ये ट्रिक होती है याद करने की। सच्चर कमेटी एक बनाई गई थी आपकी 2005 में।
ये 7 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी थी, जो कि आपकी सिर्फ एक समुदाय, जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय है उनमें से सिर्फ एक समुदाय मुस्लिम्स की क्या जो है कंडीशन है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, उनके लिए था सच्चा कमेटी, मुस्लिम के लिए। ठीक, अब पूरे अल्पसंख्यक के लिए नहीं था, ध्यान देना। तो इस कमेटी को हेड किया था जो दिल्ली के हाई कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस रहे थे राजेंद्र सच्चर, उनको इसका हेड बनाया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में दी और पब्लिकली ये 2006 में 30 नवंबर को आई। 403 पेज की थी। इसमें कई सारी सिफारिशें, कई सारे सजेशन, कई सारे जो है सोल्यूशन बताए गए थे कि जिसके द्वारा एक समावेशी विकास हो सके मुस्लिम्स का भारत में। ठीक समझ में आ गई? सच्चा कमेटी की आप जब भी बात होगी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की, तब आपको सच्चा कमेटी के जो है प्रावधान के बारे में, सोल्यूशन के बारे में जरूर जिक्र करते हैं जो लोग भी पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा। ठीक, अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखिए, 2 जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 हमारे भारतीय संविधान का, उसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। ठीक, तो आर्टिकल 29 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो लोग गलती करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में कहा गया कि माइनॉरिटीज जो है उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, हित हैं, ठीक, बाय मेकिंग, उनको सुरक्षित रखना है। ठीक, जो भी माइनॉरिटीज के हित हैं उनको सुरक्षित रखना है बाय प्रावधान करते हुए दैट एनी सिटीजन। अब देखो, ये जब यहाँ पे एनी सिटीजन लिख गया है ना, तो एनी सिटीजन में कोई भी आ सकता है। और क्योंकि जो यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, सिर्फ धर्म से ही नहीं होता अल्पसंख्यक, तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी वाली जो है, अगर कोई ऐसा सिटीजन है जिसके पास उसकी एक अलग अपनी भाषा है, लैंग्वेज है, अलग अपनी एक स्क्रिप्ट है, लिपि है, अलग अपना एक कल्चर है, तो इसमें मेजॉरिटी वाले भी, उनको पास भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो उसका संरक्षण कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वहां पे पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक, और ये मैंडेट करता है दैट नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का भी भेदभाव नहीं हो सकता है आपका धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और एनी ऑफ देम। ठीक, गॉट द पॉइंट। अगला है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 यह कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज हैं उनको अधिकार है कि वो खुद स्थापित कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं, यानी कि स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक, इसमें यह कहा जाता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, यहां पर आर्टिकल नंबर 30 में 2 बोला गया है, जो भी माइनॉरिटीज हैं धर्म के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर, उनको ये अधिकार है कि वो अपना जो है स्थापित कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अपने चॉइस के द्वारा। ठीक, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ माइनॉरिटीज ही रहे पढ़ेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जो है एक वो भी है, इसमें जजमेंट भी है, एक बार जोर देख लेना। जैसे कि सेंट स्टीफेंस है, सेंट स्टीफेंस वाला ही शायद केस है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सेंट स्टीफेंस आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तो वो क्रिश्चियंस के लिए है। ठीक, क्रिश्चियंस आपके अल्पसंख्यक समाज के लिए है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही 100% क्रिश्चियंस ही रहेंगे। ठीक, वो स्थापित कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है क्रिश्चियंस रहेंगे, लेकिन जो है ऐसा नहीं कि बाकी को उसको मना कर सकते हैं। कुछ उसमें करने के बाद छूट, अगर मान लीजिए 25% कर दिया, तो 25% बाहर लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको जरूर, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती है ना, यहीं घुस के पूछेगा यूपीएससी, और आपकी शैलो नॉलेज होने की वजह से, क्योंकि ये कई लोग नहीं बताते हैं सारी चीज़, तो उसकी वजह से जो है आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक, तो इसको जो जब पढ़िए तो क्रिस्टल क्लियर करके पढ़िए, ये जरूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाब सरकार की नशा विरोधी पहल। देखिए, कोविड आ गया था और असेंबली इलेक्शन अब आने वाले, तो उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे 2 ऐसे इनिशिएटिव थे, पहल थी, जिसके जरिए हम नशा को रोकना चाहते हैं। पंजाब में नशा वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब चल रही है और यूथ जो है काफ़ी उसमें जो है ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने 2 जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव चलाए थे, एक का नाम है बडी और दूसरे का नाम है ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर्स। ठीक, इनके बारे में हम लोग चालू करेंगे। ये ड्रग अब्यूज को जो है पंजाब स्टेट में रोकने का काम करना चाहते हैं। बडी प्रोग्राम में देखिए, सिंपल से यहाँ पे बता देता हूँ। स्कूल में क्या होगा कि 5 लोगों को एक टीचर, जिसको सीनियर बडी बोला जाएगा, वो चिन्हित करेगा कि भैया ये 5 लोग जो है आपस में बडी हैं और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ठीक, A B C
DE, ठीक, ये एक दूसरे करेगा। अच्छा, ये जो ABCDE जो 5 बच्चे बनाए गए, एक बडी ग्रुप जो बनाया गया, ये बडी ग्रुप है। तो और जो टीचर जो बना रहा है उसको जो है सीनियर बडी बोला जाता है, ठीक। तो ये आपस में ऐसा नहीं है कि ये A और D का टीचर है वो जानता होगा A और D में अगर बहुत ज़्यादा जो है दुश्मनी है तो ये हमेशा ही बोल देगा, अरे सर ये D वाला तो जो है नशा कर रहा था। तो इस तरीके की ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपस में इनकी जो है दुश्मनी ना हो, आपस में बहुत ज़्यादा कोई व्यंग्यात्मक वो चीज़ ना करते हो, एक दूसरे को परेशान ना करते हो। ऐसे 5 लोग का ग्रुप बनाओ और जब ऐसा बड़ी ग्रुप बन जाएगा तो वो आपस में, हाँ, फिर ये जरूर करेंगे कि अगर एक दूसरे को मॉनिटर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि भाई कोई अगर ऐसे जो है काम कर रहा है, ड्रग्स वग्स ले रहा है, तो उसको बताएं, जाके टीचर को बताएं, उसके घर वालों को बताएं, काउंसलिंग के लिए ले जाए, ये सारे काम होंगे, ठीक। तो ये बड़ी वाला जो है ये अलग गेम है। इसमें अगला है आपका कि DAPO प्रोग्राम, ठीक। DAPO जो प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म क्या था आपका, ये है कि ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन ऑफिसर, ड्रग एब्यूज़ को जो है प्रिवेंट करना ऑफिसर है। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ है कि अब यहाँ पर जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं, पीपल हैं या फिर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको चिन्हित करो, पहचानो और उनको रोकने की कोशिश करो। प्रिवेंशन है, पहले ही रोक दो, ये बात हो रही है, ठीक है। इलाज नहीं कराया जा रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये प्रिवेंशन की बात हो रही है, पहले ही इसको प्रिवेंशन ऑफिसर है, ठीक। और उसके बाद जो है ड्रग यूज़र, उसके बाद जब प्रिवेंट कर सको, जैसे आपने पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया, तब जरूर ये है कि फैमिलीज़ को बुलाएं, उनसे बात करें, उनका कुछ जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है तब जरूर भेज दें। लेकिन जो है ये पब्लिक ऑफिसर जो आपका प्रिवेंशन ऑफिसर है, इसका मेन मोटिव ये रहेगा कि पहले ही रोका जाए कि वो बच्चा बर्बाद ही ना हो, ठीक। और इसका एक जुरिस्डिक्शनल एरिया भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे सेक्टर, जैसे चंडीगढ़ है तो उसमें कई सारे सेक्टर, तो उसमें कह दिया सेक्टर 17 जो है आपका अंदर आएगा, तो वहाँ जाके ये अपना देख रेख करेगा, ड्रग अब्यूज़ को रोकेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने जुरिस्डिक्शन के अलावा कहीं और सेक्टर 18 में पहुँच के वो कुछ नहीं करेगा। सेक्टर 18 में भी ड्रग के अगेंस्ट में मैसेज जो है पहुँचाएगा लोगों तक। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि प्रिवेंशन ऑफिसर जो है ऑफिशियल वॉलंटियर भी हो सकता है और सिटीज़न वॉलंटियर भी हो सकता है, ठीक। ऑफिशियल वॉलंटियर जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा पंजाब की, और सिटीजन वॉलंटियर जो होगा वो 18 साल के ऊपर होगा और वो मतलब नागरिक एक हो सकता है। और वो असाइनमेंट जो उसको दिया जाएगा ड्रग को रोकने वाला, वो ऑनरी होगा, यानी कि अवैतनिक होगा, कोई उसको पैसा वैसा नहीं मिलेगा, एक तरीके सामाजिक काम है ये, ठीक। ये चीज़ हो गई। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है साइंस से रिलेटेड। आप लोग को याद होगा 2019 में भारत के द्वारा चंद्रयान 2 भेजा गया था। उसमें 3 कंपोनेंट थे। एक था ऑर्बिटर जो चांद के जो है इसके ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, आज भी घूम रहा है, और उसी ने ही कई सारे, उस पर कई सारे उपकरण लगे हुए हैं, पेलोड लगे हुए हैं, ऑर्बिटर पे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो आज भी डेटा भेज रहा है, ठीक। 2 सालों से डेटा भेज रहा है, जिसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, अभी देखेंगे उसके बारे में। लेकिन आपको याद होगा कि जो मून का एक तो नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, और एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, जो साउथ पोल है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने का मतलब कि आराम से जाके छई छपा छई आराम से रुके जाके लैंड करे, ये नहीं जाके धड़ाम हो जाए। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने की बात हो रही थी, करना चाहता था भारत, लेकिन कुछ एक माइनर मिस्टेक होगी जिसको ये लोग इसरो वाले अभी बोल रहे हैं कि हमने पहचान लिया, उसको सही कर लिया, लेकिन हम अगले साल तक फिर से जो है इसको चंद्रयान 3 में फिर से हम चालू करेंगे। तो खैर हुआ ये कि बहुत ही कम एंगल पे ऐसे जाना था। अब ऐसे अगर उतर रहा होता तो आसानी रहती सॉफ्ट लैंडिंग के, लेकिन ऐसे उतर रहा था काफ़ी मतलब कम एंगल पे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो उसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, धड़ाम से गिर गया और उसकी वजह से टूट गया था। तो हमारा लैंडर टूट गया और लैंडर के अंदर जो है रोवर जो था वो टूट गया था। लैंडर का नाम था विक्रम, साराभाई के नाम से ही विक्रम रखा गया था, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा, सब याद आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये है कि इंफॉर्मेशन ऑर्बिटर लगातार भेजता जा रहा है डिफरेंट मेथड में। अब वही सारी इंफॉर्मेशन है कि भैया उसकी मौलिक संरचना कैसी है, एलिमेंट कंपोजिशन कैसा है, लूनर सरफेस का, मून के वहाँ की पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, डिफरेंट जो वहाँ पे धातु हैं, खनिज हैं, उनके बारे में आंकलन निकाला जा रहा है। जो भी ऑर्बिटर में इंस्ट्रूमेंट, 8 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ लूनर टेरेन, तो क्या है कि सरफेस जो है आपकी चंद्रमा की,
उसके ऊपर रेगोलिथ है। रेगोलिथ आपने लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वो होते हैं पत्थर टूटे हुए, रेगोलिथ है। तो ये करीबन 8 मीटर तक ये ऊपर है सरफेस के। तो उसके अंदर की मैपिंग करने का भी काम लूनर टेरेन कैसा है वो भी ऑर्बिटर के द्वारा किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका है चंद्रयान 1 और दूसरा है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है इस बार वाला था, चंद्रयान 1 पहले देख लेते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, सिर्फ ऑर्बिटर था, सिर्फ ऑर्बिटर था। 100 किलोमीटर ऊपर ये लूनर सरफेस से उड़ता है। 11 पेलोड थे पिछली बार। एक चीज ध्यान से सुनना, और जिसमें से 6 तो इंडिया से थे, लेकिन 3 और 2 जो है यूरोप और यूएसए से भी थे। इस बार टोटली इंडियन था चंद्रयान 2, पूरा स्वदेशी था। पिछली बार पेलोड में यूएसए और यूरोप के भी थे। पिछली बार चंद्रयान 1 वाले में भारत के ऑर्बिटर ने, चंद्रयान 1 वाले ऑर्बिटर ने पानी की डिस्कवरी करी थी लूनर सरफेस पर। ठीक, और अभी बताता हूं, चलिए बता देता हूं। चंद्रयान 2 में इस बार, ये पिछली बार जो निकाला गया था कि ये देखा गया था कि सिर्फ ध्रुवों पे, मतलब कि पोल्स पे ही था, पोलर एरियाज में था। इस बार ये किया गया है नहीं, बाकी जगह भी पानी है, क्योंकि इस बार जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं ऑर्बिटर में बहुत ही ज़्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है। तो उन्होंने बताया नहीं, बाकी जगह पे भी, सिर्फ ध्रुवीय एरिया क्षेत्रों में नहीं, बाकी जगह पे भी पानी है, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा है। ये वाली चीज़ है। पिछली बार मैपिंग जो है केमिकल की, रसायनों की गई थी, वहां की टोपोग्राफी की 3D मैपिंग करी गई थी। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से के द्वारा किया गया था, जिसकी कैपेसिटी जो थी वो 1.4 टन के ही जो है पेलोड पूरे भार को ले आने की थी। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 गया था। अब की बात समझ लो, चंद्रयान 2 जो है जुलाई 2019 में गया था, GSLV Mark 3 के थ्रू गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो नहीं जा पाई, क्रायोजेनिक इंजन हमारा नहीं सही से हो पाया था, तो वो फेल हो गया था इसरो वाला। वो उसमें भी GSLV Mark 3 यूज हो रहा था। देखो 2 साल पहले हम सफलता पूर्वक जो है कर चुके हैं ये प्रक्षेपण अपना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हम उसमें फेल हो, हम उससे सीख रहे हैं, हमेशा से हम कभी हारते नहीं, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, बात है साफ। ठीक, तो इसको अब देखो GSLV Mark 3 जो होता है, ये क्रायोजेनिक इंजन ही इसको उठा सकता है। ठीक है, बहुत, क्योंकि 3.8 टन तक का भार ये उठा सकता है, और इतने ज़्यादा पेलोड और ये सब ले आने के लिए इतने टन, इतने इस तरीके के लॉन्च व्हीकल ही चाहिए। 1.4 का एक समझ लो बिल्कुल तिगना है ये। ठीक है, और इस बार लूनर एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑर्बिटर जैसे ये दिख रहा है आपको, ये है लैंडर का नाम विक्रम था। सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, साउथ पोल के पास में करनी थी, ये ध्यान रखना, नॉर्थ पोल नहीं। प्रज्ञान रोवर था जो कि इन सीतु एक्सपेरिमेंट करता। रोवर मतलब इसकी जो मून की सतह पे जाकर उस पे ये ऐसे जाके घूमता रहता, वहां पे इन सीतु मतलब वहीं पहुंच के जो है ये एक्सपेरिमेंट करता। 14 पेलोड थे, 8 आपके ऑर्बिटर पे थे, 4 लैंडर पे थे और 2 रोवर पे। अब लैंडर और रोवर तो भैया वो खत्म, टूट गया, तो वो तो खत्म हो गए, लेकिन 8 ऑर्बिटर वाले जो थे वो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए पिछली बार जो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आई, वाटर मॉलिक्यूल की बात पिछली बार भी हमें पता चल गई थी, लेकिन इस बार ये बताया गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ही है, बाकी जगहों पर भी है, बस उनकी मात्रा ऊपर नीचे है। ठीक, साथ ही साथ जो है कई सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म तत्व, वो लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास मेजर जो है उसने मेजर करके बताया है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वहाँ पर। मेजर वाले और माइनर वाले अलग है, ध्यान से सुनना, इसकी लिस्ट बना लो जो बताया गया है। मैग्नीशियम, ठीक, इसका साइंटिफिक वो क्या होता है बताइए, सिंबल। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन एक्सेट्रा, ये मेजर एलिमेंट इस बार ढूंढे गए हैं। ठीक, किसने ढूंढा है? ये मून एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है, जो ये क्लास लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। माइनर एलिमेंट समझ लो, मैग्नीज, अब इसमें कंफ्यूजन मत करना, माइनर में मैग्नीज है, इसका भी जो है वो सिंबल बताओ कौन क्या होता है। और क्रोमियम, माइनर क्रोमियम मैग्नीज, और आपका मेजर में मैग्नीशियम है, यहीं पे खेलेगा आपसे। ठीक, तो ये पहली बार जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा ढूंढे गए, क्योंकि इस बार बेटा डिटेक्टर थे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें अब देखो, लेवल की तैयारी की लेवल ऐसी कर लो कि कठिन से कठिन पेपर भी आपको आसान लगे। ये कोशिश है हमारी कि देखो, आसान पेपर कठिन पेपर तो आपके लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक तो वो पूछता है, और अगर पूछे तो आप तैयार रहो, क्योंकि आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तो सिलेक्शन करा के रहना है।
ठीक, तो ये वाली बात है। पाथ जो है यहाँ पर मैग्नेटिक, इससे क्या जो एलिमेंट पता चल जाएंगे तो हमें इससे पता चलेगा कि मून पे जो है कैसे मैग्मा इवॉल्व हुआ है और कैसे कैसे जो है ये वाला जो है अलग जो प्लेनेट है उनसे कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे सूर्य का अध्ययन भी किया गया है। जो पेलोड है इनमें एक पेलोड है जिसका नाम है सोलर एक्सरे मॉनिटर। उसने मून से जो विकिरण आ रहा है वो तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ सन से भी जो विकिरण आ रहा है उसको पढ़ा, और साथ ही इस पे इंफॉर्मेशन उसने निकाली जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं। आपने देखा होगा आग की जो है लपेटे वो निकलती रहती हैं आपके सन के जो कोरोना होता है। सन का कोरोना पता है क्या होता है? ये मालूम है कि नहीं मालूम? ये कोरोना वायरस की बात नहीं हो, सन का कोरोना सन का आउटर एटमॉस्फेयर होता है, ध्यान रखना, यही खेलेगा। अब की बार देखो ना ईपीएफओ वाले वैक्सीन 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 सब दुनिया भर में वैक्सीन सब लगवा रहे हैं। यूपीएससी ने अब पता क्या क्वेश्चन पूछा? वैक्सीन का मतलब लैटिन भाषा में जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तो क्या मतलब क्या होता है? देख रहे हो, जो आपके आंखों के सामने 50 बार चीजें निकल चुकी है उसी को पूछ लेगा। आप जो है जो क्या ढूंढते रहोगे, अरे यार ये पढ़ लें वो पढ़ लें ये पढ़ लें, उस सामने उसने वैक्सीन का बोल लिया। चलिए बता देता हूँ, काऊ होता है इसका मतलब, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर जो है किस तरीके से निकलते हैं, तो इससे जो है आपका ये भी पता चल रहा है इसरो को कि सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है जिसको कोरोना बोलते हैं उसके अलावा भी बाहर भी कई सारे माइक्रो फ्लेयर उसके एक्टिव रीजन के बाहर भी दिखते हैं। तो इसरो को ये भी पता चली, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हमें कि जो हीटिंग होती है सोलर कोरोना की वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जो कि एक प्रॉब्लम है कई दशकों से चली आ रही है, पता नहीं चलता उसके बारे में। ठीक, यह सब कैसे मदद करेगा भैया? ऑर्बिटर पेलोड है, उसकी सरफेस पे, सतह के नीचे वाली सरफेस पे, उसकी एग्जॉस्फियर पे, ठीक है, सब जगह बात हो रही है। मेन 4 पहलू यहाँ पे इन्होंने देखे हैं, मिनरल जो है, धातु, खनिज स्तर, अस्थिर मानचित्रण, ठीक, सतह जो है, वाटर क्या कितना कहाँ पे क्या क्या है, मून का सरफेस कैसा है, सतह कैसी है, और साथ ही साथ ये सब कुछ मदद करेगा फ्यूचर में जो भी हमारा जो कार्य हमें करना है, जाना है, ह्यूमन के जो मिशन लेके जाने हैं स्पेस में, उन सब के लिए मदद करेगा। नासा का आर्टिमिस मिशन है जो कि आपका ह्यूमन को वहाँ पे उतारने की बात कर रहा है 2024 में, और सस्टेनेबल लूनर एक एक्सप्लोरेशन 2028 तक वो भी होगा, ठीक, लेके जाएगा। नासा का आर्टेमिस मिशन है मून से संबंधित, इतना जरूर याद रखना। चाइनीज़ का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। चाइना वो पहला देश बन गया था जो, देखो, मून का एक ही जो हिस्सा है वो हमें हमेशा दिखता है हमारे सामने, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन का जो टाइम है वहीं जो है अपना जो है आपका ये घूमने का इसका भी अपना टाइम है, तो हमेशा हमें एक ही तरफ हिस्सा जो है, पहलू एक ही दिखता है मून का, ठीक। तो इसने जो दूसरा जो पीछे जो साइड वाली है, चाइना ने पहली बार पीछे साइड पे लैंडिंग कराई थी, ठीक। तो ये इनका इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर लूनर साउथ पोल पे ये है आपका, ठीक। तो ये आपका, क्योंकि ये ऐसे है ना मून जो है इस तरीके से, तो ये लूनर साउथ पोल जो है हमेशा ही दिखता नहीं है, क्योंकि देखेगा तो हमें ये वाला पोर्शन ना खाली, समझ में आ रही बात। तो ये है आपका, और इसमें आपका जो है ये लूनर साउथ पोल पे चाइना भी काम कर रहा है। इसके अलावा क्रैश लैंडिंग हमारी हो गई थी, लेकिन उससे हमने सीखा है, हमने वो करेक्ट भी कर लिया है, और आगे वाले चंद्रयान 3 में हम और अच्छा करेंगे। चंद्रयान 3 में एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई इसरो ने कि ऑर्बिटर नहीं होगा उसमें, ऑर्बिटर तो है हमारे पास ऑलरेडी, वो उसमें खाली लैंडर और रोवर होगा, ठीक। तो यह सारी चीज़ें। अगला जो हमारा टॉपिक है ये गुप्त टॉपिक था, सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी खुल गया। फर्न आपने देखा होगा कि जो हिमालय वाले या फिर मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें फर्न छोटी छोटी पौधे होते हैं, फर्न उसको बोला था बड़ी खूबसूरत से। तो वैसा हमारा जो है आपका ये केरला में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भारत का सबसे बड़ा है। इसमें 120 डिफरेंट टाइप की जो है फर्न्स वहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है कंट्री का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी है, क्योंकि ये ओपन एयर वाला नहीं है। उत्तराखंड रानीखेत में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, रानीखेत इन उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है फर्न, एक एक्सपर्ट है नीलांबर कुनेथा, फर्न के ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पर ओपन एयर फर्नरी खोली है। कंट्री की ये लार्जेस्ट है, हालांकि यहाँ पे 30 ही प्रजातियाँ हैं, ठीक। यहाँ पर जो ओपन एयर तो नहीं है और ये सबसे बड़ी है भारत की, लेकिन यहाँ ये जो है आपका 120 प्रजातियाँ यहाँ पर है, ठीक। फर्नरी जो है डेवलप करी गई है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और वहाँ पे जो कैंपा वाला जो चलता है ना आपका सेंटर का कंपलसरी और एफॉरेस्टेशन स्कीम, मान लीजिए जंगल आप काटते हो
तो उसके लिए आपको वृक्षारोपण करना पड़ता है, तो कैंपस स्कीम जो है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक, और लार्जेस्ट ओपन एयर ये बनाया गया है, नेचुरल सराउंडिंग है। फर्नरी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा वही पहाड़ी नाला से, अब देखो फर्न जो होती हैं एक तो उनको चाहिए शेडो, ठीक, तो शेडो भी है, दूसरा ये पहाड़ी नाला करके इससे मॉइस्चर पानी भी इनको मिलता रहेगा, ये वाली चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे फर्न कहाँ कहाँ की है, आपकी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट्स की भी फर्न्स यहाँ पे रखी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दुर्लभ प्रजातियाँ जो है उनके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ट्री फर्न है, इसको सैथिया आपका स्पिनुलोसा ये बोला जाता है, इसको जो है खतरा मतलब थ्रेटेंड है, ये मतलब काफ़ी विलुप्त होने वाली उस पर है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑफ उत्तराखंड है, तभी तो इसको यहाँ पे लगाया जाएगा, रखा जाएगा, संरक्षण होगा इनका। और कई सारी और भी प्रजातियाँ हैं जो कि वाइल्ड में अब नहीं हैं, तो उनको भी यहाँ पे फर्न के तौर पे रखा गया है, उनका भी वो किया जा रहा है। एक जो ये ट्री वाली आपकी फर्न है, ये कहा जाता है कि जो पहले डायनासोर था हर्बीवोरस वो यहीं खाते थे, और ये काफ़ी एंशिएंट टाइम से ये स्टार्च में शर्करा में बहुत ज़्यादा जो है रिच होती है। यहाँ पे 30 स्पेशीज़ ही हैं और इनकी जो है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, औषधीय महत्वता बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हंसराज का होता है एडियांतम वेनुस्तम, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंस आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा है हंसराज की, ठीक, मेडिसिनल फर्न है ये। और तिब्बतियन सिस्टम जो मेडिसिन का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है। फर्नरी जो होती है ये प्रोमिनेंट एडिबल मतलब खाने योग्य जो एक स्पेशी प्रजाति भी है फर्न की, उसका नाम है लिंगूरा, ठीक है ना, डिप्लाजियम एस्कुलेंटम। ये भी एक पॉपुलर फूड आइटम है उत्तराखंड में, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस पोषक होता है। ये भी यहाँ पर आपकी इस फर्नरी में रखी जा रही है। 30 फर्नरी ऊपर ओवरऑल है, ठीक। तो ये वो वाला गुप्त वाला था टॉपिक, छठा टॉपिक था आज का हमारा जो है फेवरेट सेक्शन आ गया, इसका नाम है कॉमन गाइस। इसमें कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, आप लोग बताना कौन सा ये है। MK2 जो है अब ये दूसरा आ गया, MK1 था अब ये दूसरा आ गया, 1350 mm लॉन्गर है और इसमें पेलोड जो है करीबन 6500 किलोग्राम का किया जा सकता है। ये LCA तेजस मार्क 2 जो है ये सेकेंड जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप है, जो कि DRDO इसको बना रहा है आपका इन एसोसिएशन विद एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी पहली फ्लाइट जो है 2025 तक रेडी होने की आशंका है। देखिए यहाँ पे ट्रू पूछा गया है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हम लोग को ए आंसर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मिल जाएगा। पहली फ्लाइट जो है इसकी 2023 तक होने की संभावना है, ठीक। और जो नया तेजस है ये आपका HAL ने बनाया है, मैन्युफैक्चर HAL कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए HAL कर रहा है, लेकिन यहाँ पर DRDO का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसके साथ में इसको वो कर रहा है, ठीक है। और 2025-26 तक जो है इसका प्रोडक्शन पूरी तौर पे हो जाएगा। फ्लाइट राइड के लिए जो टेस्ट करने के लिए तो 1-2 बनाए जाएंगे ना, उसको तो पहले हो जाएगा। और ये मिराज, जैगुआर और ग्रिपन जो होते हैं उनके बराबर के टक्कर का है ये। इसमें हैवियर स्टैंड ऑफ वेपन काफ़ी अच्छे हैं। स्टेट ऑफ एक राडार AESA नया राडार लगाया गया है, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। और इसमें अस्त्र मिसाइल जो है चलेगी। अस्त्र मिसाइल कौन सी तरीके की मिसाइल होती है? एयर टू एयर, ऐसे याद करो, एयर टू एयर, ठीक, टू एयर अस्त्र ऐसे याद कर लो कि भैया हवा से हवा मार करने वाली है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर होती है। ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से सुनिए। और ये कब जो है प्रोडक्शन में आ जाएगा? पूरी 123 एयरक्राफ्ट जो है ये MiG-21 को रिप्लेस करेगा। जो आपका MK ये 2 है, ये MiG-21 जो हमारे पास MiG विमान जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसको रिप्लेस करेगा। ध्यान रखना, इसी टाइप से वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बताता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक। इसके अलावा जो है और भी क्या बन रहा है? एडवांस मीडियम, देखिए ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बना रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। वो 25 टन फाइटर होगा, इसमें 2 इंजन होंगे। LCA ये जो है तेजस, इसमें 1 इंजन है। और सुपर क्रूज स्पीड तेज होती है और फायदा होता है। और इसमें मिनिमम रडार और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें भी एडवांस लेवल की होंगी, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका संवत्सरी, संवत्सरी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सही है। यह एक फेस्टिवल होता है बुद्धिज्म समुदाय का। क्या स्टेटमेंट सही है? संवत्सरी जो है बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म का होता है, तो पहला गलत हो गया, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बी आंसर हो जाएगा। लास्ट डे जो होता है 8 दिन का जो ऑब्जर्वेंस रखा जाता है प्रेयर का, जिसको हम कहते हैं पर्यूषण।
प्रयुष्ण पर्व या फिर प्रयुष्ण, तो उसके आठवां दिन जो होता है, लास्ट डे, तब ये जो है इसको मनाया जाता है और ये जैनिज्म का है, ठीक है। और संवत्सरी जो है इसको हम डे ऑफ फॉरगिवनेस भी बोला जाता है, क्षमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो जैन कम्युनिटी का है और स्वयंवरा सेक्ट इसको बनाता है। जैन में देखिए दो तरीके के हैं, ठीक, एक होता है स्वयंवर, एक होता है आपका दिगंबर, ठीक। दिगंबर को मैंने कैसे याद रख रखा है, सिर्फ इसको है। कोई भी जैन वाले जो प्लीज है भाई बंधु हमारे, प्लीज गुस्सा मत होइएगा। डी वाले जो है दिगंबर नेकेड वाले होते हैं, तो यहाँ पे भी डी आ रहा है, तो ये नेकेड हो गया। और स्वयंवर मतलब व्हाइट क्लैड, ये सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक। ये सिर्फ ट्रिक है और कुछ भी नहीं, कोई भी इसमें जो है धर्म को जो है वो कहने की बात नहीं है। शुक्ल पक्ष पंचमी जो होती है हर साल जैन कैलेंडर के अनुसार, जो कि करीबन मिडिल ऑफ अगस्त और सितंबर के बीच में पड़ती है भद्रपद में, तब ये आपका संवत्सरी जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसी के साथ में आज का हमारा थोड़ा लंबा सेशन, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे जो है कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से, साइंस से, सब से, इन्वायरमेंट से हम लोगों ने किए हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है 1% भी, तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर, ठीक। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग लगातार अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोरोना का खतरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। सुरक्षित रखिए, पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। और अगर आप लोग को यूपीएससी 2021 का एग्जाम देना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।